Good morning, dear students. Today we are going to continue our chapter number 1, the living world. Last class में हमने किया था, ये स्टार्ट किया था चैप्टर. इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लाइफ, दैट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, है ना, जिसमें से हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक. आज हम 5th कैरेक्टराइज करेंगे, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. देखो मेटाबॉलिज्म जो है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल reactions occurring in a cell. It is defining property of a living organism. It is very important. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी आ सकते हैं कि what is the main defining property of organism. बच्चे बहुत सारे आंसर देते हैं रिप्रोडक्शन. नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मान लो आपने खुद ने भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनका जो इनफर्टाइल हैं, जिनके पास बेबी नहीं है. दैट इज़ देयर चॉइस, ठीक है, टू हैव अ बेबी और नॉट टू हैव अ बेबी, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा है सबके सब. बट मेटाबॉलिज्म, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, इवन स्पॉन्जेस जो ऐसे ही सिंगल स्पॉन्जेस हैं जो कि ज़्यादा फंक्शंस उनमें देखने को नहीं मिल रही, या वो भी हटाओ, आप लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ले लो, अमीबा ले लो, कुछ ना कुछ मेटाबोलाइज तो कर रहा है चीज़ों को, है ना, बना रहा है, तोड़ रहा है. तो इट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म एंड इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है. सबसे पहला है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म. एनाबोलाइज का मतलब होता है बिल्डिंग अप, चीज़ों को जोड़ना, और कैटाबोलाइज का मतलब होता है ब्रेकिंग अप. ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ भी बॉडी के अंदर हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है, साथ में तो होती हैं. अब एनाबॉलिज्म का अगर मैं एग्जांपल लूँ, 2 अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, मतलब कि 2 चीज़ें छोटी छोटी जुड़ के एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है. और कैटाबॉलिज्म का मतलब अगर बॉडी में तुम मान लो ग्लूकोज टूट रहा है, तो व्हाट इज़ दैट इज़ कैटाबॉलिज्म, ठीक है. तो ये दोनों आते हैं आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड एंड इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स. ये तो आपको समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन जो है उसका क्या मतलब होता है, एक अपनी ही जैसी स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करना एक अपने आप में से, ठीक है, और ये असेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए. इट इज़ देयर चॉइस. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है होम्योस्टैसिस. ना व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टैसिस, ठीक है. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल फॉर फंक्शन ऑफ द बॉडी. इसका मतलब होता है कि फेवरेबल और कांस्टेंट ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट बनाना जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन. ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी. थर्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन आपकी बॉडी अपने आप को क्या कर रही है, बैलेंस करके रख रही है ना, कि हाँ इतना आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा. और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, जिसमें वाटर और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका होम्योस्टैसिस. मतलब जैसे आप देख लो कि आपके बाहर आप रहते हो, वहाँ सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी रहती है, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी होम्योस्टैसिस शो करती है, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को झेल लेते हो या फिर टॉलरेट कर लेते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? नाउ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के लिए और रिस्पॉन्स कर रहे हो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, ठीक है. अब स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको बाहर से जो दी गई हो, दैट इज स्टिमुलाई, ठीक है. अब मान लो कि मैं बैठी हुई हूँ और एकदम किसी ने मेरे ऊपर बर्फ़ रख दी, तो मुझे पता चल गया कि ये ठंडा है ना, मतलब कि बॉडी को स्टिमुलस मिला, तो बॉडी ने क्या महसूस करा कि ठंडा है. जो आप मान लो कि जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो एकदम खड़े हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया. या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, थोड़ी टाइम के बाद आपको पसीना, स्वेट ग्लैंड्स आपके पसीना आने लग जाएगा. तो ये क्या चीज़ है, ये स्टिमुलस है जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है. स्टिमुलस के लिए बॉडी रिस्पॉन्स देती है. अब रिस्पॉन्स को डिफाइन करना हो तो visible change or reactions which an organism produce as a result of applied stimulus is called as response. कोई भी ऐसा विजिबल चेंज, मतलब जैसे गर्मी लग रही है तो पसीना आ रहा है, हमें पसीना दिख रहा है ना, या रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है जब उसको एक स्टिमुलस मिलता है. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो है अडेप्टेशन, ठीक है. मतलब कि अपने आप को जैसी कंडीशन मिल रही है उसके अंदर अडेप्ट कर लेना, ठीक है. अब आप लोग बाहर घूमते हो, लेकिन अभी आपको बोला गया नहीं जाने के लिए, तो आपने अडेप्ट कर लिया ना, अपने आप को घर में रह रहे हैं आप लोग, ठीक है. रिपेयर एंड ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है. ये फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए. रिपेयर एंड रीजनरेशन. नाउ एबिलिटी टू रिपेयर और रीन्यू डैमेज बॉडी पार्ट्स, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. इसका मतलब जैसे क्या, बॉडी अगर मान लो चोट लग जाती है, ब्लड वो हो जाता है, निकल जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या फैक्टर्स हैं कुछ, है ना,
वो फैक्टर्स क्या करते हैं, वो ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी वापस से रिपेयर हो रही है, सेल्स खत्म हो रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ रिपेयर। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि कुछ बॉडी के पार्ट्स वापस से दोबारा आ जाना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसमें कैपेबिलिटी है रीजनरेशन, लीवर एक बहुत स्मॉल पार्ट से भी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है ना। नेक्स्ट अगर आप उसमें देखो स्टारफिश, उसके अगर हम वो काट दे, आर्म्स काट दे तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं। जो आपकी लिजर्ड है उसकी टेल काट दो तो वो दोबारा आ जाती है। दैट इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। नाउ स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज गेरोंटोलॉजी या जेरोंटोलॉजी, ठीक है, इसको याद रख लोगे, ये बुक में नहीं दिया हुआ। डेथ आपको पता ही है, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, और स्टडी ऑफ डेथ को बोलते हैं थैनेटोलॉजी। दोनों याद रख लेना, एजिंग को जेरोटोलॉजी और डेथ को, स्टडी ऑफ डेथ को थैनेटोलॉजी, ठीक है। डेथ क्या हो गया, मतलब जब सारे फंक्शंस खत्म हो गए। अगर हम डेथ को वैसे डिफाइन करें तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, बुक में नहीं है, पढ़ लेना, इस चीज़ को बना लेना। फर्स्ट क्लिनिकल डेथ, सेकंड बायोलॉजिकल डेथ। अगर क्लिनिकल डेथ की बात करूँ, क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, टीवी में आप देखते हो डॉक्टर ने देखा हाथ, हाँ जी पल्स नहीं चल रही है, या फिर पी 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 की आवाज़ आनी बंद हो गई टीवी में, है ना, तो डेथ हो गई। क्लिनिकल डेथ इसमें क्या हो गया, हार्ट बीट स्टॉप हो गई, पल्स रुक गई, ब्रीदिंग नहीं आ रही है, और प्यूपिल जो आपका डायलेट हो गया, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ का मतलब क्या होता है, जब आपका ब्रेन फंक्शन करना, काम करना बंद कर दे, और जैसे जैसे ब्रेन फंक्शन करना काम बंद कर देगा वैसे वैसे आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट वैरायटीज़ का प्रेजेंस होना लिविंग वर्ल्ड के अंदर। जैसे कितनी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। करंटली 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, और जिसमें से बहुत सारे क्या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, स्लाइम मोल्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछूँ विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, तो आपको पता होना चाहिए दैट लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उसके अंदर क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, ठीक है, कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये। इनका दूसरा नाम है हेक्सापॉड, ये बुक में नहीं दिया हुआ, आप लोग मार्क कर लेंगे। अब अगर हाँ एक और चीज़ इसमें है जो बुक में नहीं है, सिर्फ इंसेक्टा क्लास ऐसी है जो फ्लाई कर सकती है। मैं इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि वर्टिब्रेट्स में तो बर्ड आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स जो है, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, ये पहले तो ये पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक कैरोलस लेनिनस ने टर्म दी थी। स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, ठीक है, इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। अब तीन चीज़ें हैं, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी। हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि तीनों एक ही चीज़ें हैं, बट नहीं, तीनों एक ही चीज़ नहीं है, दैट आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी सिस्टमैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसके ऊपर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, मतलब ब्रॉड लेवल पे स्टडी करना। नाउ जी सैमसन ने क्या बोला था, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ द सब टॉप ऑफ सिस्टमैटिक्स, या अगर आप ये मानो क्लासिफिकेशन क्या है, इट डील्स विद ऑर्डरिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। मतलब कि सिस्टमैटिक्स क्या हो गया आपका, सॉरी क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि आपको ऑर्डर करना है किसको, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप के अंदर, ग्रुप्स बनाने। और टेक्सोनॉमी क्या होगी, प्रिंसिपल्स प्रोसीजर स्टडी करना क्लासिफिकेशन के। मतलब तीनों क्या हो गया, सबसे पहले आ गया आपका सिस्टमैटिक्स, फिर आ गया क्लासिफिकेशन, फिर आ गया टेक्सोनॉमी। ये हायर टू लोअर डिवीजन में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ अब अगर हम देखें, अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग बुक से पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे ये आपको सिर्फ बेसिक्स बताने के लिए मैंने इसमें से लिया था, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी वाली चीज़ होगी। अब चीज़ सबसे पहले क्या आती है, नॉमेनक्लेचर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर एंड व्हाई इट इज़ यूज। अब मैं स्टार्ट करना पढ़ना शुरू करती हूँ लाइन टू लाइन। एक और चीज़, आप लोग नोट्स साथ के साथ बनाएंगे, जितना हो जाएगा उतने आपकी कॉपी में नोट्स बनते जाएंगे, और आप मुझे सेंड करेंगे, आप दिखाएंगे, फिर ही मैं आगे अगला टॉपिक वो करूँगी, फॉरवर्ड करूँगी आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट टू मी। और लास्ट टाइम ऑल्सो हैव टोल्ड यू दैट इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क ऑन योर डाउट क्लास। डाउट क्लास मोस्टली सैटरडेज को होती है, ठीक है। 12 to 1 के बीच में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या यू कैन सेंड द मैसेजेस, और नहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे होमवर्क दिखाएंगे सैटरडे तक की। नाउ
As stated, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area. अब वो बोल रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास के पेड़ों के नाम से आप बता सकते हो कि हाँ ये पीपल का पेड़ है, ये बैनियन ट्री है, ये नीम का पेड़ है, ये तुलसी का पेड़ है। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर आप एक जगह पे एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है किसी चीज़ को, है ना, लेकिन दूसरी जगह पे उसका नाम दूसरा होता है। अगर जैसे कि आप कुछ भी ले लो, तोरी घिया ले लो, कई लोग लौकी बोलते हैं, कई बिटर गाउट बोलते हैं, बॉटल गाउट बोलते हैं, बिटर नहीं सॉरी बॉटल गाउट, ठीक है, या कई लोग उसको बोलते हैं लौकी या घिया, ठीक है, अलग अलग नाम है। लेकिन एक नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि अगर आप इंडिया में पढ़ो उसको, चाहे कैलकाटा में स्टेट में पढ़ो, चाहे आप अमेरिका में पढ़ो, उसका नाम एक है तो एक ही रहेगा। जैसे गेहूँ का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, तो वो आप कहीं भी चले जाओ, दैट इज़ ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। अब तो एक नीड ऐसी की देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का नाम असाइन करना इस तरीके से कि वो हर जगह एक जैसा है, ठीक है। अब आपको पता करना है। अब नॉमेनक्लेचर या नेम सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर हम करेक्टली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे या हमें पता चलेगा कि वो कहाँ से आया है। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसका नाम दोगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर असाइनिंग टू द साइंटिफिक नेम। अब ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ने क्या किया था, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने क्या किया था, उन्होंने असाइन किए थे प्रिंसिपल्स, क्राइटेरियाज कि किस हिसाब से नाम वगैरह जो हैं वो दिए जाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है इस तरीके से होना चाहिए कि वो घूम फिर के नाम के ऊपर आ जाए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज टू अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि मान लो कि मैंने ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का नाम दिया है तो वो वीट का ही नाम होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं और गुलाब को भी ट्रिटिकम एस्टिवम बोला जाए, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे पेज नंबर 6 से लास्ट पैराग्राफ। हैव अ गुड डे एंड डू योर वर्क।